ये संस्कृति है, भारत को बचाना है, भारत को दुनिया में कहाँ खड़ा कर देना है, पता नहीं कहाँ खड़ा हो जाएगी। लेकिन ये जो गाय है, ये गोबर है, ये जो जमीन है, मिट्टी की बात करते हैं, गाय, गोबर, मिट्टी, ये सब जो है किसान ही बचा सकता है। गाय कोई कारपोरेट वाला नहीं पाल सकता, मिट्टी में अनाज भी जो है कोई कारपोरेट वाला नहीं उगा सकता, गोबर भी कोई कारपोरेट वाला नहीं बना सकता। और ये लगातार जो है, जो अभी टिकैत साहब ने कहा कि मजदूर बनाना चाह रहे हैं, और हम मजदूर देख रहे हैं लंबे समय से, हमारे गांव के ढेर सारे किसान मजदूर बन गए। और ये वो जो मजदूर थे जो गांव लौट रहे थे कोरोना के समय, वो छोटे छोटे किसान थे या खेतों में काम करने वाले किसान कृषि मजदूर जो शहरों में आए। तो क्या आपको लग रहा है कि ये देश जो है कंप्लीटली किसान मुक्त देश बनाना चाहते हैं ये लोग, और ये जो इनका नारा है गाय गोबर वगैरह वगैरह, ये सब इनका ढोंग है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार कोई किसानों के हित में फैसले करती है, जैसा कि सरकार दावा करती है, तो वो कम से कम किसान संगठनों की राय को तो माने। दिलचस्प बात यह है कि वो खरीद का, कृषि उपज की खरीद का मूल्य तय करते हैं, लेकिन किसान संगठनों से सलाह मशवरा किए बिना संसद में जो राय दी जाए, संसद में पहले तो बहस ही नहीं करते, अगर राय दी जाती है तो उसको कान नहीं देते। तो ये कैसे संभव है कि आप संसद में जो लोग गए हैं, XYZ जिस पार्टी के हों, उनमें से अधिकांश लोग किसान नहीं हैं। तो किसानों की उपज, किसानों की समस्या, इनका सही ढंग से जिसे कहें कि पल्स, उसके मर्म को पहचानना, ये कैसे संभव है? ब्यूरोक्रेसी का तो ये काम नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत सीरियस चीज है, जो कि डिस्कशंस में आनी चाहिए कायदे से, टिकैत साहब ने अपने तरीके से उस पर रोशनी डाली है। देखिए, ये जो बीज का प्रसंग है, ये प्रसंग, और दूसरी चीजों का प्रसंग है, ये प्रसंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के पाठ्यक्रम जिस तरह से बनाए गए और चेंज किए गए, उससे बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। पहली चीज, आप ये तय मानिए, आप किसान को मजदूर तो बना देंगे, भूमिहीन भी बना देंगे, लेकिन किसान को रोजगार नहीं दे सकते। रिकॉर्ड है, अभी सरकारी रिकॉर्ड है, ये सबसे ज्यादा जो मरने वाले लोग हैं उनमें, सबसे आत्महत्या करने वाले लोगों में सबसे बड़ी संख्या जो है वो किसानों की और खेत मजदूरों की है। तो सरकार की मुसीबत क्या है कि सरकार जो है, मान लो अगर कृषि उपज मूल्य की घोषणा करनी है, तो कृषि उपज मूल्य की घोषणा करते समय उसके पहले कम से कम किसान संगठनों की राय को वरीयता दी जानी चाहिए, जो कि अब तक नहीं हुआ है, जो कि कायदे से होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो। सेकंड चीज जो उसके बात उठी है, वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वो बड़े स्केल की बात है। ये सच है कि ये जो पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ, जो कि 1 साल से अधिक चला, उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है किसानों के ऊपर। मेरी अपनी नॉलेज में पिछले 75 वर्ष में ऐसा कोई बड़ा किसान आंदोलन नहीं हुआ जिसने कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव छोड़ा हो। मुश्किल जानते हैं क्या है? मुश्किल यह है कि हम किसान से सब उम्मीद किए हुए हैं। मेरी भी कोई भूमिका है कि नहीं? एक शिक्षित नागरिक होने के नाते, एक शिक्षित सिटीजन होने के नाते, किसान चेतना के प्रति मेरी वफादारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुश्किल यह है कि ये जो शिक्षित वर्ग है, इस शिक्षित वर्ग में किसानों के प्रति वफादारी का भाव एकदम नहीं है, बल्कि ये नफरत करते हैं उससे। ये जो चीज है, इसकी कायदे से शिक्षा, सचेतनता और तमाम किस्म के प्रचार के जरिए इसकी खबर ली जानी चाहिए और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। बिना इसके, यानी शिक्षित वर्ग को अगर आप किसान से पृथक कर देंगे, काट देंगे, तो जाहिर है किसान अकेले अपने बलबूते पर नहीं लड़ पाएगा। उसने जो लड़ाई लड़ी, अभी जो लड़ाई लड़ी, वो इसलिए लड़ाई लड़ी क्योंकि और उसमें सफलता मिली कि किसानों ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई, वो एकजुटता पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखाई गई। इवन ब्राजील में नहीं दिखाई गई, लैटिन अमेरिका के देशों में नहीं दिखाई गई। ये मैं जानबूझ के कह रहा हूं। तो किसान एकजुट हो सकते हैं, बशर्ते किसान पॉलिटिक्स करे, जो इसमें मैसेज है, बहुत इनबिल्ट मैसेज है। होता यह है कि किसान की दैनंदिन जिंदगी इतनी तबाह कर रखी है कि उससे आप राजनीति में शिरकत करने की उम्मीद ही नहीं कर सकते।
वो सुबह निकलता है खेत की ओर, सुबह निकलता है मजदूरी की ओर। जो बेसिक समस्या है आधुनिक मनुष्य बनाने की या आधुनिक किसान बनाने की, वो ये है कि आधुनिक मनुष्य को आधुनिक पॉलिटिक्स आनी चाहिए, राजनीतिक सचेतनता बहुत जरूरी है। आखिरी चीज जो इस पूरे प्रसंग में जो आपने बातचीत उठ रही थी, वो ये कि किसान को एजुकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, और किसान को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं किसान को उपज न दें आप। क्या गांव में स्कूल खोले आपने? क्या उसे फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दी आपने? नहीं दी। क्यों? आप मैं कह रहा हूं कि आप कुछ मत दीजिए, आप सिर्फ उसे पढ़ाई का अधिकार और पढ़ाई की सुविधा दे दीजिए गांव में। आज की स्थिति है कि आप गांव में शिक्षा की सुविधा पहुंचा नहीं पाए 75 वर्ष में भी, और गांव में स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंचा पाए। आयरनी देखिए आप, दावे सारे एक तरफ। टिकैत साहब तो बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही है, मैं उससे असहमत नहीं हूं किसी भी चीज से। मेरी चिंता यह किसान को ये बेसिक फैसिलिटी, नागरिक सुविधा जिसे हम लोग कहते हैं, किसान के पास में बुनियादी नागरिक सुविधाएं नहीं है, और बुनियादी नागरिक सुविधाएं नहीं होंगी तो किसान को आप मनुष्य नहीं बना सकते। हमने किया यह है कि किसान की सारी नागरिक सुविधाएं छीन ली हैं और कहा तू खेत में रह। आप देखिए पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई कोरोना के दौरान, पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, 4 लाख से अधिक कारखाने बंद हो गए, 20 करोड़ से ज्यादा लोग जो है नौकरी से चले गए। कृषि में उत्पादन नहीं घटा, कृषि में जंप हुआ। क्यों? सैक्रिफाइस किसकी थी? किसान की थी। हमारे यहां क्या स्थिति है? हमारे सेलिब्रेट किसे कर रहे हैं? किसान को सेलिब्रेट नहीं किया हमने, किसान का सम्मान नहीं किया हमने। हम शिक्षित लोग हैं, हमने सम्मान नहीं किया। जो चीज समझने की है वो ये कि पूरे डीइंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में एकमात्र किसान समुदाय था जो कि उत्पादन के क्षेत्र में जिसने जंप लगाई, और ये चीज साधारण उपलब्धि नहीं है। और ये हमारी ये सरकार इसे नोटिस नहीं ले रही है। जैसा कि टिकैत साहब ने बहुत सारी चीजें कही हैं, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मुझे किसान के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी, किसान की स्त्री और किसान का पुरुष दोनों, इन सब के लिए अगर रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए हर घर में। ये इलेक्शन आ रहा है ना, तो अब सब पार्टियों को समझ में आ रही है ये बात। अब कर्नाटक में भी दे रहे हैं आप मध्य प्रदेश में भी देने को तैयार हैं, आप और भी जगह देने को तैयार है। जी नहीं, मुझे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चाहिए। हर किसान परिवार के लिए जो बेरोजगार हैं, जहां कोई आमदनी नहीं है, उनको प्रत्येक परिवार के लिए मिनिमम बेकारी भत्ता चाहिए, और वो 3000 से कम नहीं होना चाहिए प्रत्येक सदस्य के लिए। सर 6000 सालाना मोदी जी दे रहे हैं। 6000 सालाना नहीं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन 6000 से काम चलने वाला नहीं है। दिक्कत यहां पर है क्योंकि मोदी जी खुद जानते हैं 6000 देने के बाद में उन्हें राशन फ्री देना पड़ रहा है। 6000 देने के बाद में आत्महत्याएं रुक नहीं रही हैं। 6000 देने के बाद में किसान के बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। यह बेहद जरूरी है कि प्रत्येक किसान के पास में बेकारी भत्ता होना चाहिए। यह मैं मनरेगा की स्कीम एक हद तक मदद कर सकती है। अब वो भी खतरे में पड़ी हुई है। 25% से लेकर 30% तक उसमें कटौती की जा चुकी है। उसका हालत और भी खस्ता है। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं जिस चीज को चाहता हूं जिससे कि किसान संगठन अपना मुद्दा बनाए, हर किसान को बेकारी भत्ता चाहिए, चाहे वो भूमिहीन किसान हो चाहे भूमिवान किसान हो। ये जो कौन सा तरीका है कि उसके पास जमीन है साहब, इसलिए अब उसे अब कुछ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे आप? उसके पास आमदनी क्या है? इसलिए हर किसान को या तो उसकी फसल का उचित दाम दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज ये, उसकी जो कृषि के काम में आने वाली वस्तुएं हैं उनके दाम कम किए जाएं। थर्ड चीज, उसकी उपज को सरकार स्वयं खरीदे। ये 3 चीज अगर सरकार करती है तो स्वागत योग्य, वो कोई भी सरकार हो। सर हमारा समय खत्म हो रहा है। आखिरी स्टेटमेंट जो है राकेश भाई का ले लेते हैं। जी राकेश भाई बोले। मैं ये कह रहा था जो उन्होंने बात कही ना, इन्होंने 3000 रुपये महीना कहा है,
और जो भारत सरकार दे रही है वो 500 रुपया महीना दे रही, वो 6,000 रुपये महीना नहीं दे रही। वो 6,000 तो कहते हैं कि पूरा साल 2,000 रुपये देंगे 4 महीने में, उसको पूरा एडवर्टाइज करेंगे। वो 500 रुपया महीना है। इन्होंने जो बात करी वो बिल्कुल ठीक करी कि 3,000 रुपये महीना देना चाहिए पर व्यक्ति, पर व्यक्ति, पर व्यक्ति, पर व्यक्ति। हाँ, वही पर व्यक्ति। और दूसरा हमने कहा कि जैसे गाय गोबर की बात चल रही, गाय गोबर और गरीब, ये 3 शब्द हैं। गाय का समाधान हमारे पास पे है। हमने कहा कि